Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. एक बार फिर नई वीडियो के साथ जो कि क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से होगा। जैसे आपका सबको पता है कि रिसेंट 6 और 7 तारीख को पेपर हुआ था निबोश आईजीसी यूनिट आईजी 1 का। आप सबको पता है कि पेपर्स होने के बाद एक इंटरव्यू ली जाती है जिसको हम क्लोजिंग इंटरव्यू कहते हैं। जब भी आप निबोश आईजीसी का जो सर्टिफिकेट है उसे हासिल करने के लिए या उसे अचीव करने के लिए 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। द फर्स्ट स्टेप इज IG 1, द सेकंड स्टेप इज IG 2 विच इज रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, एंड द थर्ड वन इज क्लोजिंग इंटरव्यू। मैंने प्रीवियस क्लोजिंग इंटरव्यू के क्लासेस में बताया था कि ये क्लोजिंग इंटरव्यू किस लिए ली जाती है, इसका क्या मकसद होता है। मेन इसका मकसद यही है, एज यू नो दैट के IG 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। मीन्स कि आफ्टर करोना वायरस इसको ओबीई में यानी कि ओबीई फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था ओपन बुक एग्ज़ाम में। यानी कि आप हर जगह बैठ के जहाँ से भी आप देना चाहे पेपर दे सकते हैं। आपके ऊपर कोई इन्विजिलेटर, कोई सुपरवाइज़र या आपके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। तो इस वजह से ये क्लोजिंग इंटरव्यू इसका एक पार्ट रखा गया है निबोश की तरफ से, जिसमें वो ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि आप ये पेपर आपने खुद सॉल्व किया या किसी से सॉल्व करवाया है। बाकी इसके कुछ मतलब बेसिक जो टर्म्स आप कह सकते हैं कि जब भी आपकी इंटरव्यू होगी, यानी कि जिस दिन आपकी इंटरव्यू कंडक्ट होती है लर्निंग पार्टनर की तरफ से, वो आपको एक ईमेल करते हैं या किसी भी व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी भी कम्युनिकेशन के ज़रिए वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि इस डेट को इस टाइम को आपकी इंटरव्यू है। इंटरव्यू का ड्यूरेशन होता है 7 मिनट से 8 मिनट से लेकर 15 मिनट तक, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम टाइम है ये। तो जब भी आपकी इंटरव्यू कंडक्ट होती है आप कोशिश करें कि आपकी कोई और एक्टिविटी उस टाइम ना हो। आपके पास आईडी कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है, क्योंकि ये एक वीडियो कॉल्स के ज़रिए ली जाती है। आमतौर पर ये जूम ऐप पर, गूगल मीट पर या व्हाट्सएप पर ली जाती है। ये डिपेंड करता है लर्निंग पार्टनर के ऊपर, लेकिन मैक्सिमम ये जूम ऐप पर ही ली जाती है। तो जिस जगह पे आप इंटरव्यू देते हैं, यानी जहाँ से भी आप इंटरव्यू देते हैं, उस रूम में आपके पास कोई दूसरा बंदा या आपके पास कोई हेल्पिंग मटेरियल जैसे कि कंप्यूटर, पेपर्स, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ना ही आपके पास कोई मोबाइल होना चाहिए। तो जब भी आप इंटरव्यू देते हैं कोशिश करें कि आप बिल्कुल सामने देखें, यानी कि इंटरव्यूअर्स के आंखों में देखें, क्योंकि वो जो इंटरव्यू होती है वो रिकॉर्ड होती है फॉर द ऑडिट पर्पसेस। ये फिर निबोश को भी बेच सकते हैं या बेच देते हैं। आजकल तो मैक्सिमम जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना वो निबोश को वो बेच देते हैं और निबोश खुद वो चेक करता है वो इंटरव्यूज़। उसमें अगर आपका जो यानी कि जो फेस स्ट्रक्चर या आइज अगर आपकी ऐसी डिटेक्ट होती है कि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं या किसी चीज़ से पढ़ के आप आंसर दे रहे हैं, तो वो आपको इन्वेस्टिगेशन में डाल सकते हैं। तो इसका तो पता मेरे ख्याल से सबको होना चाहिए। हम आज के क्लास में ना इस इंटरव्यू के हवाले से, यानी कि जो पेपर अभी रिसेंट हुआ है, इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और आप आंसर किस तरह कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सबसे आसान जो इंटरव्यू है ये इस पेपर की है, क्योंकि ये पेपर भी सबसे आसान था बाकियों पेपरों में से। इसमें टोटल 8 टास्क थे, सही है। लेकिन 8 टास्क में से जस्ट 5 टास्क में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं कि 1 में से 5 तक, ये मैंने अभी नहीं कहा है। यानी कि 8 में से ये 5
जो टास्क है इनमें से टोटल जो है ना, इसमें 8 टास्क है, और उनमें से जो 5 टास्क है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से होंगे? एक, यानी कि फर्स्ट टास्क नंबर 1, 2, 3, 6 एंड 8। सही है, राइटिंग थोड़ी सी खराब हुई, इसको इग्नोर करें। अच्छा, इसमें से वो क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी इसमें से 4 एंड 5 भी स्किप है, और 7 भी स्किप है। इसके बारे में अगर आप स्टडी ना भी करें तो कोई मसला नहीं होगा। सही है। अब आपके लिए मैं और आसान करता हूँ, मेरे ख्याल से, कि अगर मैं कहूँ तो इसमें से जो क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकती है, यानी कि कुछ बातें ऐसी होती है जिसको बताया नहीं जाता, लेकिन इसमें से एक, और हमारे पास जो है 3 और 8, ये थोड़े से मतलब आपको, यानी कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी 2 एंड 6 के लिए भी जो आंसर मैंने लिखे आप सेम एज इट इज़ आंसर दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। सही है, आप खुद से आंसर तैयार करेंगे तो वो बेटर होगा। ऐसा नहीं हो कि कल को आप आंसर दे दे और इधर मुझे फिर कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दे कि ये तो आपने कहा था। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप सेम आंसर दे सकते हैं। अच्छा, तो आते हैं हम टास्क नंबर 1 की तरफ, कि टास्क नंबर 1 में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। मेक श्योर कि जस्ट मैं क्लोजिंग इंटरव्यू के बारे में यहाँ बताऊंगा, क्योंकि इससे पिछले जो वीडियो है उसमें मैंने सिनेरियो को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो टास्क नंबर 1, जैसे आप सबको पता था कि इसमें कमेंट ऑन द इंडिकेटर ऑफ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट द टी टाइम कैफ़े। यानी कि ये जो सिनेरियो थी, ये एक कैफ़े की सिनेरियो थी। टी टाइम कैफ़े उसका नाम था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन नेम जो था वो टी टाइम कैफ़े था। उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास टास्क था वो क्या था, कि नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के जो इंडिकेटर्स थे वो क्या थे टी टाइम में। तो आपने आंसर दिया होगा, आपने काफ़ी जो पॉइंट्स थे वो लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपसे क्लोजिंग इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो मैंने इंटरव्यूअर का लिखा हुआ है ना, यानी कि इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि टू ऑफ द आंसर यू गिव वर, कि आपने अपने पेपर में जो दो ये आंसर, यानी कि वो एक में से लेकर, जैसे कि आपने 1 से लेकर 15 तक लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सही है, तो वो उस 15 में से 1 2 भी उठा सकता है, 2 3 भी उठा सकता है, 2 5 भी उठा सकता है, कोई भी रैंडम 1 से लेकर 15 तक वो कोई भी आपका जो पॉइंट है वो पिक कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ दो पिक की है। मेक श्योर कि आपका पेपर उनके पास होता है, इस चीज़ का आप ख्याल करें, वो आपके पेपर में से ही आपसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने एक पेपर से, यानी कि एज अ इंटरव्यूअर मैंने एक पेपर से दो पॉइंट्स जो है ना वो पिक की है। जैसे कि सबसे पहले वहाँ पे जो नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का जो इंडिकेटर था वो क्या था, फ्रीक्वेंट स्टॉप टर्नओवर एट द टी टाइम शोज अ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी because it caused a lack of experienced worker who could maintain and promote safe practices leading to an inconsistent safety standard। अच्छा, इसको एक्सप्लेन मैं नहीं करता अभी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये आपने पेपर जैसा भी दिया होगा आपने आंसर वैसा ही देना है। सही है। दूसरा, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर जो पिक किया है कि द ऑनर इग्नोर द क्लीनेस डर्माटाइटिस, ये आपको सिनेरियो में आपने देखा होगा। Complained and did not replace damaged gloves, which shows poor management commitment to worker well-being and prioritizing customer service over safety। एग्जाम्पल के तौर पर 2 पॉइंट्स इस इंटरव्यूअर ने आपके पिक की है, यानी कि जितनी भी आपने टास्क नंबर 1 में लिखी है उसमें से रैंडम कोई भी दो वो पिक कर सकता है। फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चन करेगा कि वाई वुड यू प्रायोरिटाइज एंड वाई, सॉरी, विच वन वुड यू प्रायोरिटाइज एंड वाई, कि इसमें से आप कौन सा प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी कि कौन सा अहम है और क्यों अहम है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो आंसर है वो इस तरह हो सकता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर मैं एज अ स्टूडेंट इसको पिक करता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। आई वुड प्रायोरिटाइज द सेकंड वन बिकॉज when the management ignores a worker's health problem
like a not replacing damaged gloves after the cleaner dermatitis complaints. It clearly shows that they do not value safety. If the management itself is not committed, then worker will also not take safety seriously, which can lead to more accident and unsafe behavior. This attitude can be slowly create a culture where safety is seen as less important than daily work or कस्टमर सर्विस। तो इस तरह का फिर मैंने आंसर देना है। उसने कहा कि इन दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसको बताया कि आई वुड प्रायोरिटाइज द सेकंड वन, यानी कि मैं मुझे ये इम्पोर्टेंट लग रहा है और क्यों लग रहा है, जो कि मैंने उसको सारा ये एक्सप्लेन किया। जस्ट ये शॉर्ट सा उनको एक आंसर देना होता है बस। सही है। अच्छा, अब जो हमारे पास टास्क नंबर 2 था वो क्या था, डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जिसमें क्वेश्चन क्या किया था, हमसे क्या क्वेश्चन किया गया था, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट शुड बी इंक्लूड इन अ रिटन सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर द task of clearing tables using the commercial dishwasher and returning the clean items from the dishwasher to the kitchen and drinks making area। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इसके लिए सेफ सिस्टम यानी कि रिटर्न सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में क्या क्या इंक्लूड करनी चाहिए। ये तो हमारे पास टास्क था। सही है, ये तो सबको पता है कि यहाँ तक हमारे पास टास्क था। अभी इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें कोई भी पॉइंट आपका पिक नहीं होगा। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में या टास्क नंबर 1 में हमने 2 पॉइंट्स उठाए हैं, उसमें से एक को प्रायोरिटाइज किया और एक्सप्लेन किया शॉर्टली। अब इसमें क्योंकि इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज भी किया, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आप थोड़ा बहुत चेंज करके सेम आंसर दे सकते हैं। अभी ये कह रहा है कि हाउ डिड यू डिसाइड व्हाट टू इंक्लूड इन दिस SSW यानी कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, कि आपने कैसा डिसाइड किया, हाउ डिड यू डिसाइड व्हाट टू इंक्लूड, जो चीज़ें आपने इंक्लूड किए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में। पहले तो ये कि आपने जो चीज़ें उसमें इंक्लूड की है, और लाजमी बात है कि पेपर को जब आप सिनेरियो के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें लाजमी तौर पर सिनेरियो को इंक्लूड करते हैं, यानी कि सिनेरियो में से पॉइंट्स उठाते हैं। आपका आंसर इस तरह हो सकता है कि आई डिसाइड व्हाट टू इंक्लूड इन दिस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बाय फर्स्ट थिंकिंग अबाउट द ऑल स्टेप इन्वॉल्व इन द टास्क, यानी कि सारे स्टेप जितनी भी यहाँ पे जो हमसे टास्क में क्वेश्चन किया गया था, फ्रॉम क्लियरिंग द टेबल्स टू फुटिंग द क्लीन आइटम्स बैक, यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी भी एक्टिविटीज़ है जिसमें हम एक सीक्वेंस से गुजरते हैं। आई लुक्ड एट द पॉसिबल हैजर्ड्स इन ईच स्टेप। अगर आपने कोर्स पढ़ा होगा तो आपने SSW का, यानी कि एलिमेंट नंबर 3 में जो SSW सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का टॉपिक है, उसमें एक फार्मूला यूज़ होता है फ्रीडम का, जिसके हम उसमें डिटेल में अगेन नहीं जा सकती क्योंकि वो कोर्स का हिस्सा है। क्योंकि उसमें सबसे पहले टास्क सेलेक्ट किया जाता है, फिर उस टास्क को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया जाता है, और फिर हर स्टेप के साथ एसोसिएटेड या रिलेटेड जितनी भी रिस्क है उसको असेस किया जाता है, और फिर एक सेफ मेथड का यानी कि एक सेफ मेथड डिफाइन किया जाता है, और फिर उस मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है उसे फ्रीडम कहते हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही आंसर है कि आई डिसाइड व्हाट टू इंक्लूड इन द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बाय फर्स्ट थिंकिंग, कि मैंने पहले सोचा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करनी चाहिए अबाउट ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द टास्क। इन स्टेप्स यहाँ पे क्या थे ऑलरेडी हमें बता दिया गया था उसमें टास्क में। सही है, क्वेश्चन में फ्रॉम क्लियरिंग द टेबल, यानी कि टेबल की क्लियरिंग से लेकर पुटिंग द क्लीन आइटम्स बैक, जिसमें हमें बताया था कि उसको पे रिटर्न करना पड़ता है डिश वॉशर से किचन तक, या वहाँ पे जहाँ पे ड्रिंक मेकिंग एरिया है। आई लुक एट द पॉसिबल हैजर्ड इन ईच स्टेप like carrying heavy trays, using hot water or steam from the dishwasher, and moving around in a busy area. Then I added safety control based on these hazards। अगर इसको आप देखें तो इसमें फ्रीडम का फार्मूला पूरा यूज़ हुआ है, such as using proper lifting techniques,
wearing heat resistant gloves, and keep walkways clear. I also made sure to include instruction on the using dishwasher safety and hygiene practices to prevent contamination. This way, the SSOW या the Safe System of Work cover both safety and health risk for the whole process. यानी कि अगर आप सेम, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया ना, कि अगर आप सेम यही आंसर भी देते हैं ना तो आपके इंटरव्यू में कोई मसला नहीं होगा। सही है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। अगेन, इस तरह की चीज़ों को रिकमेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम्स बनती है। अच्छा, अब टास्क नंबर 3 हमारे पास क्या था? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। इसमें से किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है? जैसे कि हमको पता है कि ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट कि व्हाट इंफॉर्मेशन द कंसल्टेंट शुड ट्राई टू obtain थ्रू इंटरव्यूज एज अ पार्ट ऑफ द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर टी टाइम। इसमें वो क्या करेगा? जस्ट एक ही पॉइंट पिक करेगा कि वन ऑफ द आंसर यू गिव वाज द कंसल्टेंट शुड आस्क। जैसे कि वहाँ क्वेश्चन ऑलरेडी हमसे किया गया था कि जो कंसल्टेंट हेल्थ एंड सेफ्टी जो कंसल्टेंट था या जो कंसल्टेंट है शुड ट्राई टू obtain, यानी कि वो लाजमी तौर पर ट्राई करेगा कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होंगे या उसको इंटरव्यू के थ्रू वो गैदर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के लिए। अच्छा, तो ये इसमें एक पॉइंट है जो कि वो कोई भी पिक कर सकता है। जैसे कि मैंने नंबर 1 में बताया कि अगर आपने इसमें एग्जाम्पल के तौर पर 1 से लेकर 14 तक पॉइंट्स लिखे हैं और उसमें उसने एक पॉइंट पिक किया जो कि है द कंसल्टेंट शुड आस्क विटनेस टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट दे सॉ एंड हेयर ड्यूरिंग द एक्सीडेंट। यानी कि कंसल्टेंट क्या करेगा? विटनेस, यानी कि वहाँ पे मौजूद जो बंदा था जो जिसने खुद एक्सीडेंट देखा उसको विटनेस कहते हैं। सही है। एग्जैक्टली वर्ड दे सा, उसे वो पूछेगा कि आपने ऐसा मतलब आपने क्या देखा जब एक्सीडेंट हुआ, मतलब एग्जैक्टली आपने क्या देखा। एंड हेयर, और आपने क्या सुना ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के दौरान। सो दे कैन अंडरस्टैंड हाउ इट हैपन एंड आइडेंटिफाई एनी अनसेफ कंडीशन। और अच्छा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपने ये लिखा है इसमें, यानी कि ये पॉइंट आपने लिखा है, वाई डिड यू थिंक ऑब्टेनिंग दैट इंफॉर्मेशन वॉज इम्पोर्टेंट। यानी कि जो आपने ये पॉइंट लिखा है आपको क्यों लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट करना या ऑब्टेन करना इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप आंसर किस तरह देंगे? आई थॉट ऑब्टेनिंग दैट इंफॉर्मेशन वॉज इम्पोर्टेंट because witness can give a clear and first-hand account of what actually happened at the time of the accident. This helped to confirm the sequence of events and identify any unsafe condition or unsafe action or condition that may not be obvious from just looking at the accident scene. Accurate witness detail make it easier to find the real causes and prevent the same type of accident in the फ्यूचर एट द वर्क प्लेस भी आप साथ कह सकते हैं। इसको मैंने यही बताया है कि आंसर मैंने यही किया है कि ये इंफॉर्मेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो विटनेस वहाँ पे होता है जिन्होंने खुद देखा हुआ है एक्सीडेंट को, उसे ये हेल्प मिलता है कि वहाँ पे या अनसेफ कंडीशन की वजह से, अनसेफ एक्शन की वजह से या अनसेफ कंडीशन की वजह से हुआ है। यानी उन्हीं को सारे एक्सीडेंट का पता होता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या वजह थी। तो इस जो हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट है उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे 5 को, यानी कि 4, टास्क नंबर 4, 5, इनको हम स्किप करेंगे, इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि आप ये कैसे कंफर्म कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। पर जिनको पता है कि हम कैसे कह सकते हैं, अभी उसको अगर उधर बंदा, मैंने एक दो बंदों को जवाब भी दिया है, लेकिन एक तो हमारा चैनल ये मतलब ये एक इंफॉर्मेटिव चैनल है, ये कोई इसकी मोनेटाइजेशन नहीं है, ना ही हम इसे कोई कमाते हैं। तो ये जस्ट इंफॉर्मेटिव चैनल है, यानी कि मतलब इनके अगर आप सब्सक्राइबर भी देखें तो बहुत कम सब्सक्राइबर है क्योंकि हमारा जो फील्ड है ना वो थोड़ा लिमिटेड फील्ड है।
तो आप इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे भी ना लेके, क्योंकि ऐसे ये कभी कभी ना इस चैनल पे, क्योंकि 2-3 दफ़ा इस चैनल पे स्ट्राइक्स आई है, टेक डाउन स्ट्राइक्स आई है इस पे। तो फिर उसको, चैनल को भी उड़ा सकते हैं वो। अच्छा, अब टास्क नंबर 6 की तरफ आते हैं। इसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू में? हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ये भी सेम क्वेश्चन जिस तरह का 2 था, ये भी उसी तरह का टास्क है। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये था हमारे पास टास्क, जो कि कमेंट ऑन द ineffectiveness of the role and responsibility in relation to health and safety management at the tea time cafe. How did you decide what was ineffective? यानी कि आपने कैसे डिसाइड किया what was ineffective, कि उसमें क्या ineffective है? I decided what was ineffective by comparing what should normally be done for good health and safety. कि सबसे पहले मैंने ये जब डिसाइड किया, यानी कि जब मैंने ये डिसाइड किया कि क्या इनएफेक्टिव है, तो उसको मैंने क्या किया, कंपेयर किया कि एक अच्छे हेल्थ एंड सेफ्टी, एक गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए, या गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए नॉर्मली क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए, विद व्हाट वाज एक्चुअली हैपन एट द कैफ़े। फिर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया कि जो कैफ़े था, यानी कि टी टाइम कैफ़े जो था, उसमें क्या हुआ था, और नॉर्मल जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए क्या चाहिए होता है। इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया इन द सिनारियो, यानी कि सिनारियो में मैंने देखा। अच्छा, सिनेरियो में मैंने देखा देयर वर नो क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शंस, यानी कि वहाँ पे कोई क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं थी। आपने भी पढ़ा होगा तो देखा होगा, कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं थी वहाँ पे। नो वर्कर वर न्यू वर्कर वर नॉट गिवन प्रॉपर इंडक्शन ट्रेनिंग, यानी कि जो न्यू वर्कर आते थे, और जो टी टाइम्स कैफे था, उसमें से ज़्यादातर जो टेम्परेरी वर्कर्स थे, और वो जो वर्कर एक्स आया था जो कि 17 साल का था, उसको भी जस्ट एक ब्रीफ, उसको एक बता दिया कि आप ये काम ऐसा करेंगे, उसके लिए डिश वॉशर स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें की है। बाकी उसको प्रॉपर इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं मिली। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है वो आपने कोर्स में पढ़ा होगा। एंड इम्पोर्टेंट सेफ्टी इश्यूज लाइक डैमेज ग्लव्स फॉर इग्नोर, यानी कि वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेफ्टी इश्यूज थी, यानी कि जब उसने वर्कर एक्स ने उनको बताया कि मेरे पास जो ग्लव्स थे, क्योंकि वो केमिकल्स के ज़रिए वो सफाई करता था, डिश वॉशर को साफ करता था, या बाकी जो किचन के जो एरियस थी, या बाकी जो होटल था वो, उसमें केमिकल्स भी, फ्रेगरेंट भी यूज़ होती थी। सही है। तो वो जो जब उसने कंप्लेन किया कि उसके पास ग्लव्स ख़त्म हो गए, तो ये भी ओनर की तरफ से इग्नोर किया गया। अच्छा, these gaps shows that the people's responsibilities for safety were not properly defined or followed, which made the overall system ineffective। इस वजह से जो ओवरऑल सिस्टम था वो इनफेक्टिव था, जो यहाँ पे हमने डिस्कस की है। सही है। अच्छा, अब लास्ट वन जो हमारे पास है, मैनेजिंग रिस्क फॉर लोन वर्कर। आप सबको पता है कि इसमें जो थोड़ा सा जो पॉजिटिव इसमें टास्क आया था, वो यही था कि हाउ द ऑनर ऑफ टी टाइम मिनिमाइज द रिस्क टू द क्लीनर फ्रॉम लोन वर्किंग, कि लोन वर्किंग के लिए, यानी कि क्लीनर जो था, क्योंकि वो लोन वर्किंग में आता है ना, क्योंकि जब भी वो टी टाइम कैफ़े जो थी वो क्लोज होती थी तो ये आ जाता था, यानी कि 18 to 21 मीन्स कि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक उनका काम होता था, क्लीनिंग का, सफाई का। वन ऑफ द आंसर यू गिव वॉस, यहाँ पे पेड़ वो एक पॉइंट पिक करेगा, कोई भी वो पिक कर सकता है, आपने 10 लिखे है, 12 लिखे है, उसमें से वो एक पॉइंट पिक करेगा कि द ओनर प्रोवाइडेड द क्लीनर विद द सेल फोन सो दे कुड क्विकली कॉल फॉर हेल्प इन केस ऑफ एन इमरजेंसी वाइल वर्किंग अलोन। यानी कि आप सब ने देखा होगा कि उसने क्लीनर को एक सेल फोन दिया था, यानी कि एक मोबाइल दिया था, जिससे वो उनको कॉल करता था ओनर को, और ओनर उनके टाइम को भी ट्रैक करता था। इसी तरह जब वो एंटर होता था वर्क प्लेस में 8 बजे, सॉरी 6 बजे, तो उसके बाद जब वो निकलता था तभी वो कॉल करता था, और जब एंटर होता था प्रेमिसेस में तभी वो कॉल करता था। तो उसने मतलब आपने ये पॉइंट लिखा है पेपर में। सही है। अभी ये तो सारा आपको एक्सप्लेन करेगा ना, यानी कि जो इंटरव्यूअर होगा वो तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन करेगा।
कि मतलब आपने ये लिखा हुआ है, इधर तक तो वो बताएगा आपको कि ये आपने पेपर में लिखा हुआ है, ये आपका, इसके बाद आपका आंसर होता है। अब यहाँ तक तो उनका क्वेश्चन होगा ना, इतना तो आपको पता होगा, इतना मैंने ऊपर से एक्सप्लेन किया। अगर किसी को नहीं पता तो वो पिछले वीडियोज में भी देख सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस वुड मिनिमाइज द रिस्क। यानी कि आपने जो ऊपर पॉइंट लिखा है कि ऑनर, उसको ऑनर ने क्लीनर को मोबाइल प्रोवाइड किया ताकि वो अगर उनको कोई हेल्प की ज़रूरत हो या कोई इमरजेंसी हो तो वो कॉल कर सकते हैं जब वो अकेले काम करते हैं, लोन वर्किंग। सही है। तो अभी वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन करेंगे वाई दिस वुड मिनिमाइज द रिस्क, यानी कि ये क्यों रिस्क को मिनिमाइज करेगा। तो मेरा यानी कि आपका आंसर जो है ना एज अ स्टूडेंट ये होगा, दिस वुड मिनिमाइज द रिस्क बिकॉज हैविंग अ सेल फोन मीन्स दैट द क्लीनर कैन क्विकली कॉन्टैक्ट द ओनर और इमरजेंसी सर्विस इज समथिंग if something goes wrong, like an injury or security issue. It ensures they are not completely isolated and can get help faster, which reduce the chance of a small problems becoming a more serious. तो इस तरह आप आंसर देंगे, मीन्स कि आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया। सबसे पहले इसमें 8 टास्क है, उसमें से 5 में से जस्ट आपसे क्वेश्चन करेंगे जो कि कंफर्म है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ इस बारे में, कमेंट ना करें कि आप ये कैसे कह सकते हैं। सही है। और इसमें से जो दूसरा और छठा है, यानी कि 2 एंड 7 टास्क जो है ना, इसका आप सेम एज इट इज़ भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप चेंज करें। ऐसा नहीं हो कि सब के सब एक ही आंसर देना स्टार्ट करें और फिर बाद में जब निपोश इंटरव्यू देखते हैं कि ये सब ने ऐसा आंसर कैसे दिया है, और वो फिर हमारे चैनल तक पहुंच जाएंगे और फिर खत्म। अच्छा चलो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कोशिश करें अपना जो है ना उसके लिए सही तैयारी करें, जो जो टास्क मैंने बताए हैं उसके लिए आप वो सिनेरियो भी पढ़ें। अगर सिनेरियो की समझ नहीं आ रही तो आप सिनेरियो की भी वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।